to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और एक नए गणतंत्र की नींव रखी गई, तब उसमें बराबरी नहीं थी। इसीलिए संविधान बनाते समय इसके निर्माताओं ने, हमारे और आपके पूर्वजों ने, समानता का हक देते हुए भी कुछ अपवादों के लिए जगह छोड़ी कि जिन वर्गों को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेलना पड़ा है, उन्हें आगे बढ़ने में राज्य मदद करे। इसी के नतीजे में आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन की व्यवस्था अस्तित्व में आई। अनुसूचित जाति और जनजाति को कॉलेज और नौकरियों में आरक्षण दिया गया ताकि वो समाज में बाकी वर्गों के बराबर आ सकें और उनका प्रतिनिधित्व सरकार के, समाज के हर स्तर पर हो सके। लेकिन आरक्षण के प्रावधान के साथ ही कुछ सवाल भी पूछे जाने लगे कि जो पिछड़ों में अगड़े हैं उनका क्या, या आरक्षण का लाभ कितनी पीढ़ियों तक, या क्या इसमें कोई इकोनॉमिक इनकम की कैप लगाई जाएगी। ये भी पूछा गया कि कानूनी आरक्षण के छत्र तले कब तक ये व्यवस्था रहेगी, और ये भी कि ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी किस्म की इकोनॉमिक या दूसरी कैप नहीं लगाई जा रही या और ग्रेडेशन नहीं किया जा रहा तो किसी और वंचित का, ज़्यादा वंचित का हक खत्म हो रहा। 1950 तक ये बहस काफ़ी अकादमिक थी। 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज़ ठहराते हुए एक बीच का रास्ता निकाला, क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया कि पिछड़ों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर वे साधन संपन्न हैं तब नहीं मिलेगा। और इसी कदम ने 1950 की अकादमिक बहस को एक मांग में तब्दील किया कि दशकों से चली आ रही आरक्षण की व्यवस्था के नतीजे में उन वर्गों की पहचान हो जिन्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। SC/ST में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया जाए, ये बात चली, ताकि आरक्षण का लाभ असली पात्रों को मिले इन वर्गों में। अब इस दिशा में पहला कदम उठा लिया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में 7 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया। 4 जजों ने कहा कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। जाहिर है इस फैसले के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इन्हीं की आज टोह ली जाएगी दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतर अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव को पड़ी डांट के विषय में भी बात होगी कोर्ट में ही। संसद का हाल लेंगे, जहां आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को गुस्सा आया। लेकिन सबसे पहले बात आरक्षण की, बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों की सरकारें इस बात के लिए अधिकृत हैं कि वो अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST के वर्गों को सब क्लासिफाई कर सकें। अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ऐसा कर सकती थी, लेकिन अब राज्य भी SC/ST वर्गीकरण में दखल दे पाएंगे। आरक्षण अपने आप में हमारे सिलेबस का एक अनिवार्य विषय है, फिर उस पर 7 जजों की संविधान पीठ फैसला दे तो लाजमी है कि विस्तार से बात हो। पहले इस पीठ पर गौर करिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इन 7 जज साहिबान के सामने फरवरी 2024 में पंजाब सरकार बनाम दविंदर सिंह का मामला आया। दरअसल साल 2006 में पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया था, पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति सेवा आरक्षण कानून। इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था, इस हिसाब से कि SC में जो जातियां अब आर्थिक रूप से या पार्टिसिपेशन के तौर पे या भागीदारी या नौकरियों के प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा अगड़ी हो गई हैं SC के अंदर, उन्हें ग्रुप A में रखा जाए। जो अभी बिल्कुल ही बॉटम लाइन पर है उन्हें C में रखा जाए और बीच को B में। इस तरह से 3 ग्रुपिंग की गई थी विद इन द SC कम्युनिटी फॉर SC रिजर्वेशन। हर ग्रुप में अलग अलग जातियां, और इनका बंटवारा जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के निरीक्षण के आधार पर किया गया था। कुछ सरकारी पोस्ट में कुछ ग्रुप्स को वरीयता भी दी गई थी, और इसे ही कहा गया SC समुदाय का उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन। जब ये कानून बना तो इसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 29 मार्च 2010 को हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया, और रद्द करने के पीछे हाईकोर्ट ने एक दूसरे केस का हवाला दिया। ये कौन सा केस था? EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का केस। इसे हम आगे शॉर्ट में EV चिन्नैया केस कहेंगे। इस पर फैसला साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिया था। बेंच ने कहा था SC या ST वर्ग में उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला दिया था। ये 341वां अनुच्छेद क्या है?
केवल देश के राष्ट्रपति को ही एससी और एसटी की सूची में बदलाव करने का अधिकार है। दर्शक जानते ही हैं, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं उनका उपयोग वो चुनी हुई सरकार की अनुशंसा पर करते हैं। सो हम कह सकते हैं एससी एसटी सूची में बदलाव केंद्र ही कर सकता है, केंद्र सरकार ही कर सकती है। खैर, ईवी चिन्नैया आदेश का हवाला देते हुए ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार का कानून पलटा था। फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगस्त 2010 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई शुरू हुई थी। इसने मामले को संविधान पीठ को रेफर किया था। फरवरी 2020 में 5 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने सुनवाई हुई। इसमें तत्कालीन बेंच ने कहा कि अगर किसी राज्य के पास आरक्षण देने का अधिकार है तो आरक्षण की सूची में वर्गीकरण का भी अधिकार होना चाहिए। संघीय ढांचे के तहत राज्यों को आरक्षण की सूची में बदलाव के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फरवरी 2020 तक सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और तब कोर्ट ने इसे और बड़ी बेंच को रेफर कर दिया और फिर यह मामला उन 7 जजों की संविधान पीठ के पास गया जिनका हमने जिक्र किया। फरवरी 2024 में इस मामले की 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज इसे सुनाया गया। 7 जजों की बेंच ने 6-1 के मत से फैसला सुनाया। मतलब 6 जज इस पक्ष में थे कि राज्यों को एससी एसटी जातियों में उपवर्गीकरण का अधिकार होना चाहिए। एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थी। उन्होंने कहा कि साल 2005 का ईवी चिन्नैया फैसला सही है, यानी ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होना चाहिए। हम जानते हैं कि आरक्षण भारत में एक संवेदनशील विषय है और जरूरी विषय भी है, क्योंकि आज भी समाज में जातियों के स्तर पर भेद होता है। मोटी समझ यही है कि एससी एसटी आरक्षण में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि वो संविधान में निहित है। बाकी वर्गों के आरक्षण पर सरकारें कदम उठा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में एससी एसटी आरक्षण की एक स्वस्थ आलोचना नजर आती है। सो हम अदालत के फैसले में से 5 मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करेंगे। ये बातें अदालत ने फैसला सुनाते हुए कही। क्या कहा? पहला बिंदु, एससी एसटी समुदाय के लोग समाज की सीढ़ी इस वजह से नहीं चढ़ पाते क्योंकि उन्होंने पूरे तंत्र के स्तर पर भेदभाव झेला है। इतिहास कहता है सभी दलित जातियां इस मामले में एक समान यानी होमोजेनस नहीं रही हैं और सभी दलित जातियों के बीच की सामाजिक स्थितियां भी समान नहीं है। राज्य सरकारें किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हुए इन जातियों के बीच भी पिछड़ेपन की और शिनाख्त कर सकती हैं। अगर अछूत होना एक पैमाना है तो राज्य को उसे सही और सटीक आंकड़ों और अध्ययन के साथ प्रमाणित करना होगा। ये भी ध्यान रखना होगा कि उनका फैसला किसी लहर या किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत न लिया गया हो, क्योंकि उनके फैसले की अदालत द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अब ये कोर्ट ने क्यों कहा? उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में 2000 से 2002 के बीच राजनाथ सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का काम था कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग में जो पिछड़ेपन का सूचक है उसके हिसाब से सब कैटेगराइजेशन किया जाए, जिसकी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। जब ये सब कैटेगराइजेशन के नतीजे सामने आए तो उस संस्तुति में कहा गया, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई ए, बी और सी, कि दलितों में सबसे अगड़े हैं जाटव जो बसपा का कोर वोट बैंक थे। ओबीसी में सबसे अगड़े बताए गए यादव जो सपा का कोर वोट बैंक थे और इसी आधार पर इसकी मुखर आलोचना भी हुई। और कुछ ही दिन पहले जिन जाट कम्युनिटी के लोगों को आरक्षण की सीमा में लाया गया था उन्हें यहाँ यादवों के मुकाबले बी कैटेगरी में रखा गया। जाहिर सी बात है कि हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस को राजनाथ सिंह की सरकार ने माना, लेकिन कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वहाँ पर इस पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि जब जातियों का इस तरह से उपवर्गीकरण हो तब उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही एकमात्र पैमाना हो, किसी भी किस्म की राजनीतिक गोलबंदी ये पैमाना ना हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वापस आते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन सुने, इसके साथ साथ अदालत ने ईवी चिन्नैया जजमेंट को भी पलटा। अब राज्य ये फैसला कर सकेंगे कि किन जातियों को आरक्षण के किसी वर्ग में सबसे पहला रखा जाए और किन जातियों को बाद में। पर अदालत का फैसला बस इतना ही नहीं था। इस फैसले में 4 जजों ने एससी और एसटी वर्ग में भी क्रीमी लेयर की बात नत्थी कर दी है। ये 4 जज कौन हैं? जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। क्या कहा इन्होंने? राज्यों को एससी एसटी समुदाय में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी होगी। इसके लिए राज्य अनिवार्य रूप से पॉलिसी बनाए जिससे उन जातियों को आरक्षण से बाहर लाया जा सके। असल बराबरी हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। इसका मतलब फर्ज करिए कि कोई एससी की कैटेगरी में है और IAS अफसर बन गया, बड़ा अधिकारी बन गया, बैंक में बड़ा अधिकारी बन गया, सांसद बन गया, इंजीनियर बन गया
और वो एक सर्टेन इनकम ग्रुप से ऊपर आ गए। अब जो उनके बच्चे हैं, यदि वो एससी में compete करेंगे उन लोगों से जो भूमिहीन हैं, जो संसाधनों से वंचित हैं, तो ये बराबरी का स्तर नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है, अगर आप एससी में भी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो जो अति वंचित हैं उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलने लगेगा, जो कि आरक्षण का मूल मकसद था। क्रीमी लेयर आरक्षण प्राप्त जातियों के उन हिस्सों को कहा जाता है जहां माता पिता की सालाना आय 8 लाख रुपए के ऊपर हो, लेकिन ये अभी ओबीसी के हिसाब से तय हुआ है। इसके अलावा अदालत में क्या हुआ, ये भी जान लेते हैं कोर्ट के रिपोर्टर्स से। वहीं पे एक जज है जस्टिस बी आर गवई, वो जो खुद एक दलित कास्ट से आते हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी जजमेंट में बोला कि हाँ, कास्ट सिस्टम है हमारे देश में, पर उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। उसमें ये क्राइटेरिया तय होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि SC ST में ही आपने सब क्लासिफिकेशन कर दिया तो कुछ लोगों को राहत मिल जाए, कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिल जाए, कुछ लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिले। वहीं पे जस्टिस पंकज मित्तल जो है, वो भी इसी पीठ के वो थे, उन्होंने ये बोला कि जब तक हम कोई मतलब अगर एक फैमिली में एक जनरेशन को ये लाभ मिल चुका है रिजर्वेशन का, तो उस लाभ से अगर वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्थान को प्राप्त कर लेता है, ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, तो उस फैमिली में सेकंड जनरेशन को ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन वही खत्म हो जाना चाहिए। तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से आज जो ये सात सदस्य जजेस के का जो फैसला आया है, वो बहुत बैलेंस तरीके से आया है। जब उसने रिजर्वेशन को कोटे में कोटे के रिजर्वेशन को तो ओके किया ही है, पर स्टेट को ये भी बोला है कि आप इस अधिकार का जो चयन है वो ढंग से कीजिए, नहीं तो बहुत सारी इश्यूज जो है फ्यूचर में आएंगे। तो इस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट क्या है कि राज्य अब SC और ST वर्ग की जातियों में उपवर्गीकरण कर सकते हैं, क्रीमी लेयर की पहचान कर सकते हैं और ये व्यवस्था दे सकते हैं कि क्रीमी लेयर में आने वालों को आरक्षण ना मिले या कितना आरक्षण मिले। आरक्षण प्राप्त जातियों में भी एक वरीयता क्रम लाया जा सकता है। इस फैसले के आने के बाद जातियों और आरक्षण पर सरकारों का रुख क्या होगा, हमने एक्सपर्ट से समझा कि दलित जो SC समूह है, दलित समूह है, जिसको अभी तक जो होमोजेनियस माना जाता था, उसको हेट्रोजेनियस माना जाएगा। और इससे ये देखा जाएगा कि जो स्टेट रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, स्टेट सपोर्टेड अपॉर्चुनिटी, गिवन अपॉर्चुनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो मतलब वो ऊपर से नीचे तक आए। ये नहीं कि कुछ ही कम्युनिटी तक सीमित रह जाए, क्योंकि राज्य सपोर्टेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका फायदे के लिए जरूरी है कि आप उसके लिए अपने को सक्षम बनाएं। कैपेसिटी टू एस्पायर जिसको हम लोग कहते हैं, कैपेसिटी टू एस्पायर, कैपेसिटी टू एक्वायर, जब ये आ जाता है कम्युनिटी के पास, तब उसके फायदे उसको मिलते हैं। अब वो उसके लिए आपको एक इकोनॉमिक लेवल पर पहुंचना होता है, आपको एजुकेशन देना होता है, वो चीजें अभी बहुत सारी कम्युनिटी में नहीं हो पाई हैं। तो अब वो इसके कारण कुछ ही समुदायों में ये रह जाता है, जो राज्यों का फायदा है, राज्य द्वारा दिया हुआ अपॉर्चुनिटी और फायदे हैं, कुछ ही समुदायों में रह जाता है, जो कि विकसित हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जिनको हम विजिबल कम्युनिटी कहते हैं। हमने एक किताब लिखी थी 2016 में, फ्रैक्चर टेल्स इनविजिबल्स इन इंडियन डेमोक्रेसी, ऑक्सफोर्ड ने छापी थी, जिसमें मैंने उसको मैं पहले से 20 सालों से मैं आर्गू कर रहा हूँ अपने तमाम लेखों में। देखा होगा हर राज्य में दलितों की सूची में बड़े नाम होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं, बिहार में 22 जातियां हैं, वैसे ही कहीं 50-55 होंगी, कहीं 60 होंगी। लेकिन अगर आप पूछिए कि कितनी दलित जातियों को आप जानते हैं उस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में 4-5 से ज्यादा का नाम कोई नहीं जानता है, बिकॉज दे आर विजिबल एंड अदर्स आर इनविजिबल। ऐसे ही बिहार में 3-4 समुदायों को लोग जानते हैं, चमार, दुसाध और धोबी, है ना, ऐसे ही। लेकिन वहां बहुत सारी जातियां हैं जिनके मुसहर, और उसके अतिरिक्त बहुत सारी जातियां हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। ऐसे ही माला माडिगा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महार मातंग महाराष्ट्र में। इसका कारण है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही समुदायों तक रह गई, उनको विजिबिलिटी मिली, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये निर्णय एक रिवोल्यूशनरी निर्णय है। मुझे लगता है इससे जो बंटवारा जो है रिसोर्सेज का नीचे तक हो पाए। एक और सवाल उपजता है, हमने देखा है इतिहास में कई सरकारों ने भिन्न भिन्न जातियों को आरक्षण देने के नाम पर एक के बाद एक कमीशन का गठन किया। इसकी रिपोर्ट पर कभी सरकारों ने काम किया, कभी नहीं। केंद्र सरकार द्वारा गठित रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार है, और उस रुख का भी कि क्या देश में विस्तृत रूप से जातिगत जनगणना होगी, क्या जातिगत जनगणना के साथ साथ आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति के आधार पर भी जनगणना होगी।
ताकि इस अफर्मेटिव एक्शन का लाभ सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और समानता का हक सुनिश्चित किया जा सके। समाज कल्याण पर बात होगी या राजनीतिक लाभ पर बात होगी, और इस बात में सरकारों तक बात महदूद नहीं रहेगी। अलग अलग जातियों के संगठन हैं जो आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इनके नेताओं ने भी अपनी अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से समर्थन दिया है या बदला है। इसीलिए रिजर्वेशन एक राजनीतिक टूल भी बन गया है। अदालत का ये फैसला क्या आरक्षण की राजनीति को प्रभावित करेगा? ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि कौन सी कास्ट की सब कैटेगरी बननी चाहिए, ताकि जो क्रीमी लेयर है उसको, उसके इतर जो है और अन्य पिछड़े वर्ग हैं उस पर्टिकुलर कास्ट में, उन तक सारे समाधान और सारे जो फायदे हैं वो पहुंच सकें। तो उसके लिए राज्य सरकारें विधानमंडल में विधेयक पास कर सकती हैं, ताकि उसमें एक्सपर्ट्स की मदद से, कमिटीज़ की मदद से ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन से वो लोग हैं या कौन सा वो वर्ग है जिसके पास लाइवलीहुड, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, या जिनके साथ अभी भी अब्यूज़ ज़्यादा चल रहा है समाज में, या जिनका स्टेटस अभी भी उत्थान नहीं कर पाया है पूरी तरीके से, जबकि रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ मौजूद हैं। तो शिनाख्त के लिए राजकीय सरकारों को अपने कदम बढ़ाने होंगे और एम्पिरिकल डेटाज इकट्ठा करने होंगे। बिल्कुल टेबल रिपोर्ट्स नहीं बनानी होंगी, यानी टेबल पे बैठ के सर्वे नहीं करना होगा, बल्कि ज़मीनी स्तर पे उतर के जा करके देखना होगा, इसका मापदंड तय करना होगा कि ऑन व्हाट बेसिस वो सब कैटेगराइज करेंगी इन कास्ट को। एक और बोनस सवाल, अब जातियों की शिनाख्त होनी है तो जातिगत जनगणना राज्यों के स्तर पर होगी? क्या ये मामला भी संविधान पीठ में जाएगा या केंद्र सरकार इस सवाल को एड्रेस करेगा? देखिए, जाति जनगणना SC ST के लिए तो इशू ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जनगणना है हमारे पास। OBC में ये सवाल आ सकता है। अभी लोनी कमीशन का रिपोर्ट आने दीजिए, देखिए उसमें क्या आता है। अगर लोनी कमीशन की रिपोर्ट भी क्लासिफिकेशन को बढ़ाती है तो क्लासिफिकेशन के आधार क्या होंगे, उसके लिए आपके पास आंकड़े होने चाहिए। राज्य के पास वैसे आंकड़े होते हैं, यानी उसको जनता से जाके जाति पूछने से बेहतर आंकड़े राज्य के पास खुद ही डेवलपमेंटल आंकड़े हैं, रिजर्वेशन के आंकड़े हैं, किसको फायदा हुआ, क्योंकि जातियों को फायदा हुआ। तो उसके लिए उन्हें सेंसस कराने की जरूरत नहीं है वो फायदा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कास्ट सेंसस एक अलग इशू है। कास्ट सेंसस होलिस्टिक डेवलपमेंट को भले ही इम्पैक्ट करे, बट रिजर्वेशन और अदर बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे लगता है राज्य को कास्ट सेंसस की तरफ जाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अदालत के इस फैसले के बाद चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज जब सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच अपना फैसला सुना रही थी तो पास के ही कोर्ट रूम में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मामला था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत का। सुन रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां। बता दें, विभव कुमार पर इल्जाम कि उन्होंने 13 मई को आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला किया। विभव ने स्वाति मालीवाल के सीने, पेट और पेल्विक एरिया पर बार बार चोट पहुंचाई, ऐसा इल्जाम है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें स्वाति विभव के ऊपर चीख रही थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई तो कोर्ट में पक्ष रखा विभव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने और ये दलीलें दी। 13 मई को घटना घटी। आश्चर्यजनक है, घटना के दिन स्वाति पुलिस के पास गई लेकिन FIR नहीं लिखी। FIR 16 मई को चोटों के आधार पर लिखी। FIR 3 दिन बाद पुलिस और उपराज्यपाल के दोस्ताना संबंधों के चलते लिखवाई गई। दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल ने उस दिन हमारी FIR नहीं लिखी। कहा जा रहा है कि अगर आरोपी को जमानत मिली तो वो सबूतों के साथ खिलवाड़ करेंगे। वो कैसे सबूतों को छेड़ सकते हैं? इसके बाद आई जजों की तीखी प्रतिक्रियाएं। क्या कहा? जिस तरह चीजें घटित हुई उससे हम स्तब्ध हैं। हम हैरान हैं कि ये सब कैसे हुआ। क्या CM का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? स्वाति मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा लेकिन वो आदमी जारी रहा। वो क्या सोचता है? क्या उसके दिमाग पर ताकत सवार है? स्वाति मालीवाल के घुसने पर आपने ऐसा बर्ताव किया जैसे कोई गुंडा घुस आया हो। विभव को ऐसा करने में कोई शर्म आती है? हमें तो नहीं लगता कि उसे कोई भी शर्म आती है। क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? हमने खूनियों और हत्यारों को भी जमानत दी है, लेकिन इस केस में FIR देखिए, स्वाति उस अवस्था में लगातार रो रही थी। अगर विभव जैसा आदमी गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? आज की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी पार्टियों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की 7 अगस्त की। ये खबर यहीं तक। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चलते हैं संसद भवन। पहले बात लोकसभा की। आज लोकसभा में ट्रेन दुर्घटनाओं, स्लीपर के कम डिब्बों और ट्रेन भाड़ों को लेकर विपक्षी सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सबसे पहले पूछा कि रेल किराए में रियायत किसको मिलेगी।
मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीज़ों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हम सफ़र हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इम्पोर्टेंट जगह, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी रेल मंत्री की चुटकी ली। हम आंकड़ों में नहीं जाएंगे, आंकड़ों आपको क्या सच है क्या नहीं सच है वो तो पब्लिक समझता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। आप एक आंकड़ों देंगे, हम और एक आंकड़ों देंगे, लेकिन पब्लिक का फैसिलिटी क्या है तो पब्लिक जानते हैं। तो पब्लिक जो बोलते हैं वो है, तुम्हारो फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठ है, दावा किताबी है। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी, आ गया सारी बात आ गई। 5-6 मिनट हो गया, 6 हो गया। तो आप थोड़ा देख लीजिए सब। ठीक। और मेरा विनती है आपको पास, थैंक यू। हम जो प्रपोजल दिया है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, पहली बार हम 15 इयर्स में इतना कॉम्पोजिट प्रपोजल मैं रेलवे के लिए थैंक यू हम दे रहे हैं। जब दीदी भी रेल मंत्री था हम नहीं मांगा, लेकिन आपको पास हम मांगते हैं। नाउ यू आर सो सिंसियर। तमाम सवालों के बाद बारी थी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के जवाब की। उन्होंने रेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और इसके लिए उन्होंने पैमाना रखा 10 साल की यूपीए सरकार वर्सेस 10 साल की भाजपा सरकार के कामों का और तुलनात्मक अध्ययन दिया। पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का यूपीए का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी, 2014 से 2024 में एनडीए के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए। इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे। 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट, 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष में मान्यवर सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया था। एक मौका वो भी आया जब अश्विनी वैष्णव ने गुस्सा दिखाया। दरअसल कुछ दिनों पहले राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अश्विनी वैष्णव पर तंज कसा था और उन्हें रेल नहीं रील मंत्री कहा था। आज जब अश्विनी वैष्णव भाषण दे रहे थे तब भी विपक्षी ओर से ये बात किसी ने दोहराई और उस पर अश्विनी वैष्णव का ये रुख था। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर में लाए, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। लोकसभा की बात यहीं तक, अब चलते हैं राज्यसभा। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का जिक्र करते हुए स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए। आज दिल्ली वालों को हिल स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। सर, दिल्ली में ही 3 बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी के सौजन्य से हम सबको मिले हुए। सर, आई एम कमिंग टू इट। सर, एक माउंट भलसवा है, एक माउंट गाजीपुर है, एक माउंट ओखला है। सर, वहां पे जो लोग रह रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, उनकी हालत बहुत खराब है। सर, वहां पे हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है, प्रदूषण होता है। सर, मेरी माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ सर, कि क्या कोई भी एमसीडी के द्वारा आपको प्रपोजल दिया गया है कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ों से निजात पाई जा सके? और सर, अगर प्रपोजल दिया गया है तो उस पर क्या काम हुआ है?
स्वाति के सवाल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव खड़े हुए और कहा कि माननीय सांसद को ये सवाल दिल्ली सरकार से करना चाहिए, ना कि केंद्र से। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में भी ये कहा था कि हमने 2016 में रूल्स और रेगुलेशन बनाए और उसके बाद जैसे जैसे ई वेस्ट से लेकर बाकी चुनौती आई है हमने रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन की एजेंसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट है। हम एनकैप के अंतर्गत पैसा भी प्रदान करते हैं जिसमें हम वायु प्रदूषण के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं। क्योंकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार के द्वारा पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है, तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि ये मानवीय बस्तियों के पास में ना हो, इसके लिए हमेशा सिटी का मैनेजमेंट प्लान होता है। और अभी बल्कि केंद्र सरकार ने अपने बजट के माध्यम से भी जो वेस्ट टू वेल्थ के लिए जो बजट अनाउंसमेंट 2030 में भी करी थी, उसमें भी 500 जो है वो नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए थे जो विशेष रूप से बायो जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए करा था। इसके ठीक बाद सपा सांसद जया बच्चन खड़ी हुई, उन्होंने भी एक सवाल किया। फिर भूपेंद्र यादव के बारे में कहा कि उन्हें राज्यसभा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सभापति धनखड़ ने भी सहमति जताई। सर, बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बागडोर है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करिए। Is the government going to do something to move this kind of waste into an area which is not close to human habitat? दरअसल भूपेंद्र यादव अभी तक राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो राजस्थान की अलवर सीट से चुनाव जीत कर आए। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा का भाषण हुआ जो बहस तलब रहा। रेहड़ी पटरी वालों, स्मार्ट सिटी के लिए मुकम्मल नीतियों को लेकर उन्होंने सरकार और तंत्र पर सवाल उठाए। स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ होते हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। आपकी नीतियां कुछ बनती है, पुलिस प्रशासन किसी और से किसी और तरीके से एक्ट करता है और उस मद में जिसको हम कहते हैं पीएम स्वनिधि, आपका एलोकेशन भी 30% कम हो गया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा उसको देखिए। आईईसी स्वच्छता में आईईसी में एलोकेशन कम हो गया है, अमृत में आधा काम भी नहीं हुआ है, प्रोपेगेंडा अपनी जगह। और मैं एक चीज कहूंगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से, सर, शहरीकरण की जरूरतों को गांव को समझे बगैर नहीं किया जा सकता। जब तक ग्रामीण पलायन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस पर आपकी नजर नहीं होगी, आपकी पकड़ नहीं होगी, तब तक शहरों में लोग आएंगे, आप एकोमोडेट करने में फेल करेंगे। संसद के मामलों में अगर आपकी और दिलचस्पी है तो हमारे रोजमर्रा के शो जब भी संसद चलती है, इस शो का नाम है संसद में आज, इसको जरूर देखें। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी मानसून और तबाही पर। बीते रोज 31 जुलाई की शाम से 7 राज्यों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल 32 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही बारिश से संबंधित घटनाओं में देश भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 के ऊपर हो गई। इसमें सबसे ज्यादा 274 मौतें केरल के वायनाड में हुई। पहले बात केरल की। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन वायनाड के दौरे पर पहुंचे। वायनाड के पूर्व सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचे। बाद दिल्ली की कुछ घंटों की बारिश और राजधानी डूब गई। कितनी बारिश हुई? मौसम विभाग के मुताबिक बीते 14 साल में जुलाई महीने में कभी भी एक दिन में इतनी बारिश नहीं हुई। कुछ इलाकों में 31 जुलाई की शाम 100 मिलीमीटर तक की बारिश हुई और खुल गए तमाम सरकारी दावों की पोल। दिल्ली एनसीआर में कई अंडरपास में पानी भर गया। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद की सड़कें लबालब भरी। ट्रैफिक जाम भी हुआ। हादसे से उबर रहे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में फिर से सड़कों पर पानी लगा। दिल्ली के गाजीपुर में एक 23 साल की महिला तनुजा बिष्ट और उनके 3 साल की बेटी की खुले हुए मेनहोल में डूबने से मौत हो गई। अगर एक दिन में बारिश की वजह से जान गंवाए लोगों की बात करें तो उत्तराखंड में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, दिल्ली में 5, यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2, हरियाणा के गुरुग्राम में 3, राजस्थान के जयपुर में 3 और बिहार में 5 लोगों की जान चली गई। इसमें जयपुर की जो 3 मौतें हैं उन्हें अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर से बेसमेंट में पानी भरने के चलते ये मौतें हुई। आईएमडी के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक जिन 7 राज्यों में अब तक बारिश से संबंधित मौतें हुई उन्हें तत्काल राहत नहीं मिलेगी। 7 अगस्त तक दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्यों में बारिश का यही हाल रहने वाला है। बारिश तो होगी, उसका इंतजार होता है, खेती की निर्भरता है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस मामले में किस तरह का इंतजार करती है, म्यूनिसिपैलिटी किस तरह का इंतजार करती है, हमारी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं होती। अगली खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई है। खुशखबरी है, भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिल गया है। दिलवाया शूटर स्वप्निल कुसाले ने। इवेंट का नाम 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल। आप सोच रहे होंगे ये 3 पोजीशन क्या होती है। इसमें एक बार खड़े होकर, एक बार बैठकर और एक बार लेटकर टारगेट को एम करना होता है। स्वप्निल इस इवेंट में भारत के लिए
मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। स्वप्निल महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कंबलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। 6 अगस्त 1995 को उनका जन्म हुआ। पिता ने महाराष्ट्र में शुरुआती लेवल पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम है सरकार का, क्रीड़ा प्रबोधिनी, उसमें दाखिला कराया। 1 साल बाद कुसाले ने शूटिंग में करियर बनाने की सोची। 2012 से इंटरनेशनल इवेंट से शुरुआत की। 2015 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रो 3 इवेंट में गोल्ड जीता। 2022 में काहिरा में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथे नंबर पर रहे थे, जिससे उन्हें ओलंपिक कोटा मिला। स्वप्निल 2015 से इंडियन रेलवे में टिकट कलेक्टर के तौर पर काम करते हैं। अगली सुर्खी इलाहाबाद हाईकोर्ट से। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया, पर फैसला समझने के पहले संक्षेप में केस जानिए। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और दावा किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है, इसके साथ ही वहां पूजा करने का हक मांगा था। तर्क ये, यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बरक्स मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। कहा था ये याचिका सुनी ही नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई की जाएगी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।